निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 14 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय की क्रीमी लेयर की अवधारणा के अनुसार एक ही जाति समूह का कोई हिस्सा अपनी जातिगत पहचान को धारण करने के बावजूद सिर्फ इसलिए आरक्षण की सीमा से बाहर या अंदर रहेगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भिन्न है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति पहले से ही आरक्षण को निर्धारित करती आ रही है। इंदिरा साहनी बाद के अनुसार यदि किसी समूह का आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए प्रावधान कर सकता है। हमारे समाज की आज वास्तविकता यह है कि एक ही जाति का व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाता है तथा समाज में उसकी स्थिति न के बराबर होती है। धनाभाव के कारण वह अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। अतः आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया है तो इससे लोगों को आगे बढ़ने व सम्मान पाने का अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्र के अंदर समानता व सहिष्णुता स्थापित होगी। पैरा। इस संविधान संशोधन अधिनियम का जो विरोध करते हैं उनका कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से असमानता तथा अन्याय से पीड़ित वर्गों का उत्थान करना है और इस ऐतिहासिक असमानता शोषण का स्रोत आर्थिक असमानता नहीं बल्कि जाति व्यवस्था है। आज भी भारत में जाति के आधार पर असमानता शोषण आदि देखा जा सकता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से सशक्त भी है तो भी उसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत उतनी नहीं मिलती है। इसके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन अनुचित है। पैरा। कुछ लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने से सामुदायिक पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता है। जब तक पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। संविधान भी वर्ग आधारित आरक्षण की चर्चा करता है, न कि व्यक्ति आधारित। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जाति को एक सामाजिक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया और किसी समूह के गरीब होने मात्र को आरक्षण का पर्याप्त आधार नहीं माना। आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन भी इस अधिनियम के विरोध का आधार बनता है। इस संशोधन से पूर्व कुल आरक्षण का प्रावधान 48.5% है तथा अधिकतम 50% की सीमा निर्धारित है, जबकि 10% अतिरिक्त आरक्षण के कारण इस अधिकतम सीमा का अतिक्रमण हो गया है। एम बालाजी बनाम मैसूर राज्य, टी देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आदि केसों में न्यायालय ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैरा। इस प्रकार 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में दिए गए विपक्ष में तर्क के बावजूद इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का निर्धारण हो सकेगा।
नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी तथा समाज के उच्च वर्गों के पिछड़े लोगों का विकास हो सकेगा। साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग को पहले से मिल रहे आरक्षण को लेकर उत्पन्न पक्षपात संबंधी विवाद समाप्त होगा। अतः इस अधिनियम से समाज में समानता, सहिष्णुता तथा समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। पैरा भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। पैरा भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियाँ एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई सौ वर्षों से रहते आए हैं। नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता है। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें विधि के समक्ष एक समान माना गया है। इसी प्रकार उन्हें आजीविका इत्यादि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की व्यवस्था है। यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर कोई छूट प्रदान नहीं करती है। पैरा विविधता में एकता के अनेक उदाहरणों के बावजूद अब भी हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, नाबालिगों के संरक्षकत्व, बच्चों को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि अनेक सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट कानूनों एवं परंपराओं को ही मानते आ रहे हैं। इस वैविध्यपूर्ण स्थिति को समाप्त करने तथा सभी प्रकार के मामलों को एक प्रकार के कानून में आच्छादित करने के लिए समान नागरिक संहिता की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। सितंबर 2019 में कहा गया है कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। पैरा संविधान के निर्माण के समय भारत के राज्य क्षेत्र की वैविध्यपूर्ण स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है। इन अनुच्छेदों में यह भावना निहित है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति तथा निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, भारत में निवास करने वाले धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपने धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संबंध में अनुच्छेद 25 से 28 में कई अधिकार दिए गए हैं। संविधान में समानता तथा धार्मिक एवं भाषाई स्वतंत्रता के अधिकार
प्रत्याभूत करने के बावजूद यह अनुभव किया गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक समान कानून हो तो यह भारत की एकता एवं अखंडता के लिए और भी उत्तम होगा। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर संविधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा उस समय इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। समान नागरिक संहिता का मुख्यतः दो आधारों पर विरोध किया गया था। उनमें से पहला है समान नागरिक संहिता से संविधान के अनुच्छेद 25 तथा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का अतिलंघन होगा। समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के समान होगी क्योंकि अल्पसंख्यकों को उस कानून से संचालित होना होगा जो बहुसंख्यकों के लिए बना होगा। पैरा समान नागरिक संहिता के पक्षधर सदस्यों द्वारा इन आशंकाओं को निराधार मानते हुए अमान्य कर दिया गया। पहले आधार के संदर्भ में कहा गया कि समान नागरिक संहिता किसी भी तरीके से अनुच्छेद 25 द्वारा प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि अनुच्छेद 25 का खंड 2 विशेष रूप से खंड 1 में अंतर्विष्ट धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति से धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलापों को बचाता है। पैरा दूसरे आधार के संबंध में यह कहा गया है कि यह आधार तार्किक नहीं है क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जैसा कानून भारत में प्रचलित है वैसा उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए विश्व के किसी देश में नहीं है। संविधान सभा में यह भी तर्क दिया गया था कि भारत में अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक वे हैं जो हिंदू धर्म से संपरिवर्तित हुए हैं। ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू धर्म की परंपरा को ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में यह समीचीन होगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो। पैरा संविधान निर्माण के पश्चात से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन जितनी बार मांग उठी उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का यह मानना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को प्राप्त है। महिलाओं के संबंध में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है, चाहे शादी विवाह हो या महिलाओं की आज़ादी का प्रश्न हो, उनके मंदिरों में प्रवेश की बात हो। आज कई मामलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। स्पष्ट है कि ये सारी प्रणालियां संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, अतः समान नागरिक संहिता की सख्त आवश्यकता है। पैरा दूसरी तरफ देश के अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज द्वारा समान नागरिक संहिता का प्रबल विरोध किया जा रहा है, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसलिए सभी पर समान कानून थोपना संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। मुस्लिम समुदाय के अनुसार उनके निजी कानून धार्मिक आस्था पर आधारित हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू कर उनके धार्मिक मामलों,
हस्तक्षेप करना गलत होगा। मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि शरिया कानून 1400 साल पुराना है, क्योंकि यह कानून कुरान और पैगंबर साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिमों को चिंता यह भी है कि इस कानून के लागू होने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। पैरा वस्तुतः समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग के बावजूद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर आक्रोश प्रकट किया है। वर्ष 1985 में शाहबानो प्रकरण और वर्ष 1995 में सरला मुदगल प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जबकि 3 तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इस मसले पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा सकी है। वास्तव में भारत का बहुल संस्कृति का देश होना भी इस रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। पैरा हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ तक एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक समझौता माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मानती है। जाहिर है कि एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता है। यदि समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले भी लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना आसान नहीं होगा। इसके लिए न्यायालय को निजी मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। वहीं सरकार के लिए भी विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मामलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा। सिर्फ शरिया कानून 1936 की ही नहीं बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 तथा पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में भी सुधार की आवश्यकता होगी। पैरा वर्तमान परिदृश्य में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। जाहिर है इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए होंगे, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो इसे लागू करना संभव हो सकता है। वोट बैंक की राजनीति भी इसके समक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। एक राजनीतिक पार्टी जहां समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताती है, वहीं दूसरी पार्टियां इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती है। पैरा यहाँ यह स्पष्ट है कि एक पार्टी को यदि वोट बैंक के कम हो जाने का डर है तो दूसरे को वोट बैंक में सेंध लगाने की चिंता है। वर्ष 1948 में जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में लाया गया तब देश भर में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ था। बिल को हिंदू संस्कृति तथा धर्म पर हमला करार दिया गया था। सरकार इस तरह से दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता है। पैरा इस प्रकार इस संदर्भ में विभिन्न धर्मावलंबियों एवं राजनीतिज्ञों को ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हमें यह भी
समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से न केवल निजी कानूनों में बल्कि रहन सहन से लेकर खान पान तक में विविधता देखी जाती है और यही इस देश की खूबसूरती भी है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि देश को समान कानून में पिरोने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति की राह अपनाकर की जाए। ऐसी कोशिशों से बचने की जरूरत है जो समाज को ध्रुवीकरण की राह पर ले जाए और सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौती पेश कर दे। अतः इसके लिए आवश्यक है कि भारत के सभी धर्मों में सुधारवादी आंदोलन चलाया जाए और इस दौरान समान नागरिक संहिता के निर्माण पर बल दिया जाए। इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को कार्य रूप में लाया जा सकेगा बल्कि समाज सुधार जैसी पहलों में भी सुधार होगा। इसके साथ ही इससे नागरिकों में एकता तथा बंधुत्व की भावना का भी विकास किया जा सकेगा। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाला उपकरण अथवा सामूहिक संचार है। इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल न जाए, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। वास्तविक लोकतंत्र वह होता है जहां जनता को अपनी सरकार के समुचित निर्णयों की जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानि की गहरी समझ हो, जिससे जनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी निभा सके। वर्तमान युग में मीडिया मात्र एक उद्योग बनकर रह गया है जिसमें नैतिक बोध की अत्यंत कमी हो गई है। वर्तमान समय में यह अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के स्थान पर सरकार और अभिजातीय वर्ग के हाथों की कठपुतली बन चुका है। भारत में लोकतंत्र के सामने निसंदेह अनेक खतरे मौजूद हैं, किंतु लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा प्रभाव डालता है वह है मीडिया का अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना। मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न के साथ साथ अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर एवं फिल्में आदि शामिल हैं। यदि इन सभी से मिलने वाली सूचनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया का पक्षपात कई स्तरों पर प्रकट होता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। सर्वप्रथम लोकतंत्र के उस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राजनीतिक है तथा जिसका संबंध चुनाव से है। लोकतंत्र में नेताओं एवं उनकी पार्टियों के समक्ष यह विवशता होती है कि उन्हें जनता का प्रिय बनना होता है। उनके इस कार्य में मीडिया की एक प्रमुख भूमिका होती है। मीडिया नेताओं के भाषणों एवं उनके इंटरव्यू को प्रसारित करके जनता के सामने उनकी एक छवि प्रस्तुत करता है। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है, जिससे उसे लाभ होने की संभावना बनती है। इसका आशय यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा यह तय करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी नेता की छवि को निर्मित करने या उसे बिगाड़ने की जैसी ताकत मीडिया के पास होती है वैसी किसी अन्य संगठन के पास नहीं होती है। इसे वर्तमान में प्रचलित पेड न्यूज़ के तहत देखा जा सकता है। इसी कारण सरकारें और सभी पार्टियां मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। अतः इस स्थिति में यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता की दलाल हो जाती है तो
यह जनता के साथ छल होता है। खतरा यह भी है कि मीडिया अपने गलत तरीकों से किसी अच्छे नेता के जनमत को खराब कर सकती है। इन सभी तरीकों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। सत्ता यदि मीडिया के साथ मिल जाए तो सफ़ेद झूठ भी सच बन जाता है। पेरा, यदि वर्तमान में राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति के बात करें तो हम यह आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और किसके विरुद्ध में है। यद्यपि कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह प्रयास करना भी छोड़ दिया है और वे खुलकर सरकार का विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। पैरा, उल्लेखनीय है कि पक्षपात से आशय केवल अंध समर्थन से नहीं होता, बल्कि अंधविश्वास भी पक्षपात का एक रूप होता है। अंधविश्वास भी उतना ही घातक होता है जितना कि अंध समर्थन। यह दोनों ही स्थिति खतरनाक होती है। पैरा, लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक भी होता है और मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि समाज में सभी धर्मों, नस्लों, जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का समान अवसर मिले और वे केवल अपने धर्म, जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव का शिकार न हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारे लिए रुचि का नहीं बल्कि अस्तित्व का विषय है। मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार सामाजिक लोकतंत्र को भी हानि पहुंचाता है। सिनेमा में बहुत सी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं जिसमें किसी थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का उपहास बनाया जाता है। निसशक्त जनों का उपहास करना एक सामान्य सी बात है। हिंदी सिनेमा में दक्षिण भारतीयों का खूब उपहास किया जाता है। सिखों पर भी व्यंग किए जाते हैं। गोरे रंग के समर्थन में भी हजारों गीत संगीत समय समय पर सुनने को मिलते हैं। महिलाओं के परिश्रम को कम करके आंकना, हक मांगने पर उनको दोषी ठहराया जाना, कोरोना जैसी महामारी को लिंग व किसी समुदाय से जोड़ना आदि हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण है। मीडिया के उच्च पदों पर पुरुषों और तथाकथित सवर्ण समुदाय का वर्चस्व है। कभी जानबूझकर तो कभी कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां और विमर्श प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाता है। पैरा, पक्षपाती मीडिया के कारण आर्थिक लोकतंत्र भी खतरे में रहता है। अधिकांश मीडिया कर्मी मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं, इसीलिए समस्याओं को देखने समझने का उनका एक विशेष वर्गीय दृष्टिकोण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याएं उतना उद्वेलित नहीं करती जितनी की करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश मीडिया कर्मी महानगरों या बड़े शहरों में निवास करते हैं, इसलिए गांव की आर्थिक समस्या, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं उन्हें उतना बेचैन नहीं कर पाती हैं जितना करना चाहिए। तरह उल्लेखनीय है कि अखबारों में मनरेगा से जुड़ी खबरें उतना स्थान नहीं घेरती हैं जितना कि वेतन आयोग से जुड़ी खबरें
उदाहरण स्वरूप सरकारी कर्मियों के वेतन मिलने में यदि देरी हो जाती है या कुछ दिन के लिए वेतन रुक जाता है तो ऐसी खबरें मुख्यतः से अखबारों या न्यूज़ चैनलों की हेडिंग बनती है, लेकिन किसानों द्वारा आर्थिक समस्याओं के बोझ से दबकर की जाने वाली आत्महत्याएं या किसी अन्य कारणों से किसान या मजदूर की मृत्यु को कभी भी बड़ी न्यूज़ नहीं बनने दिया जाता है। पैरा इस प्रकार मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती हैं कि वह आर्थिक लोकतंत्र जिसका सपना महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व नेहरू सभी ने देखा था, वह अब तक अपने साकार रूप में नहीं आ सका है। स्टॉप।